वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम सेलियंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी is drafted by committee led by former Indian Space Research Organization or ISRO chairperson K. Kasturirangan. The committee submitted its draft of the NEP in May 2019 to the Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank. अगर हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्टिंग की बात करें तो इसरो के पूर्व चीफ रह चुके के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म की गई थी और उन्होंने मई 2019 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अपने ड्राफ्ट को या अपने रिपोर्ट को सबमिट किया। और अगर यहाँ पे भी दो प्रकार की बातों को आपको विशेष ध्यान देना है, किनके चेयरपर्सनशिप में इस कमेटी को फॉर्म किया गया। के कस्तूरीरंगन फॉर्मर चेयरपर्सन इसरो बेंगलुरु, और इनके अगर मेंबर्स को आप देखें कौन कौन से मेंबर्स इनके पार्ट थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंबर्स वसुदेव कामत, मंजुल भार्गव, रामशंकर कुरील, टीवी कट्टीमनी, कृष्ण मोहन त्रिपाठी, मजहर आसिफ और एमके श्रीधर। अगर इस पॉलिसी या एनईपी 2020 के विजन को देखें, इस पॉलिसी के विजन में हम देखते हैं डेवलप एन एजुकेशन सिस्टम डीपली रूटेड इन इंडियन ईथोस। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात है जो इंडियन कल्चर, जो इंडियन मोरल इथिक्स के अकॉर्डिंग हो, विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू कम्पीट इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस एजुकेशन में ही आप देखें या इनके विजन में ही आप देख सकते हैं एक प्रकार की कॉम्पिटेंसी की बात की गई है। हम अपने बच्चों को कम्पिटेट या कम्पिटेंट ओरिएंटेड लर्निंग की ओर लेके जाए। द करिकुलम एंड पेडागोजी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हैव अ डीप बॉन्ड विद द कंट्री। तो जो भी हमारे जो लर्नर्स हैं उनके अंदर में एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो प्राइड है, जो डेडिकेशन है, उन सभी की भी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के माध्यम से की जा रही है। डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट for the country and be responsible for human rights, sustainable development, global well-being, thereby reflecting a truly global citizen. कुछ की प्रिंसिपल्स को आप यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ की प्रिंसिपल पे आपको विशेष ध्यान यहाँ पे दिए जाने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। इसके पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के तहत, जिसे 1992 में रिवाइज भी किया गया था, और उसी के तहत NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को ड्राफ्ट किया गया था। हालांकि इस NEP 2020 के तहत भी NCF, SC एंड NCF TE को ड्राफ्ट की जाने की बात है NCERT और NCTE के सहयोग से। सो NCF SC का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एंड NCF-TE का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो अगर हम रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और लोकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें NCF 2005 भी ये कहता है कि एक्सेप्ट डिफरेंस सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के प्रति हमारा जो नेचर है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो साइकोलॉजी है, वो एप्रिशिएटिंग होनी चाहिए। वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं उसे प्रोमोट करने वाली होनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल या इस NPE 2020 के ड्राफ्ट पेपर में भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी के प्रति एक रिस्पेक्टफुल या एक रिस्पेक्ट ओरिएंटेशन देने की बात की गई है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके लोकल कॉन्टेक्स्ट को स्वीकार किए जाने की बात है। लेकिन डाइवर्सिटी हमारे करिकुलम में और करिकुलम के अकॉर्डिंग हमारे सीखने सिखाने के तरीकों में भी, पेडागोजी में, और कहीं ना कहीं वो हमारे पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इक्विटी एंड
इंक्लूजन। टैगोर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि डाइवर्सिटी को क्लास में लाना बहुत इजी होता है या कॉन्टेक्स्ट में लाना बहुत इजी होता है, लेकिन क्लासरूम डिस्कोर्स के द्वारा या क्लासरूम टेक्निक्स के द्वारा उसे इंटीग्रेट करना ही सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है या सबसे बड़ा हमारा एक स्ट्रेंथ आप इसे कह सकते हैं। तो अगर इक्विटी की बात करें, इंक्लूजन की बात करें, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा NEP 2020 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर हमारा ध्यान खींचता है। अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में एनकरेज एंड फैसिलिटेट फॉर फिलेंट्रॉफिक का मतलब होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सही होता है। फिलेंट्रॉपिक, प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में कोई भी सुधार, देखिए कोई भी सुधार बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के, बिना कम्युनिटी सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस NEP 2020 में भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की गई है। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में भी हमारा NEP 2020 बहुत ज़्यादा जोर देता है इन टीचिंग एंड लर्निंग, रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स एंड इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को हम जोड़ने की बात करते हैं और इसी के तहत हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग की भी बात करते हैं। हम ब्लेंडेड लर्निंग की भी बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी जो भी लर्निंग बैरियर्स हैं, जो भी आप कम्युनिकेशनल बैरियर्स हैं, उनको रिमूव किए जाने की जरूरत, और स्पेशली जो स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए या दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए जो भी बैरियर्स है उसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ख़त्म किए जाने की बात है। एम्फेसाइज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जब हम लोग पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं तो पैराडाइम शिफ्ट में दो प्रकार के पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं। एक है टीचर सेंट्रिक टू चाइल्ड सेंट्रिक एंड द अनदर वन इज एग्जाम ओरिएंटेड टू लर्निंग ओरिएंटेड। जब हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड टू लर्निंग ओरिएंटेड की बात करते हैं, लेकिन लर्निंग ओरिएंटेशन में भी एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। लर्निंग ओरिएंटेशन भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड होना चाहिए, ना कि रॉट लर्निंग बेस्ड होना चाहिए। तो रॉट लर्निंग को हमें ख़त्म करना है, रटंत विद्या को हमें ख़त्म करना है, और रॉट लर्निंग से हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग पे या कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे, या कुछ यूँ कहें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा जोर दिए जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज यूनिक कैपेबिलिटीज़। इस NEP 2020 के द्वारा लर्नर्स में यूनिक एबिलिटीज़ को भी फाइंड आउट करना है, उसे आइडेंटिफाई किए जाने की ज़रूरत है, और उसी आइडेंटिफाइड जो यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ है लर्नर के, उसी पे हमें विशेष तरीके से उन्हें फैसिलिटेशन दिया जाना है, उन पे काम किया जाना है, और कहीं ना कहीं उन्हें और ज़्यादा उन्हें एनहेंस या उनके एबिलिटी को एनरिच किए जाने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब, जो पॉलो फ्रेरे की भाषा में अगर बोले क्रिटिकल पैडागोजी, तो क्रिटिकल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में हमारे अपने इंडिविजुअल ओपिनियन, हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे अपने पर्सनल परसेप्शंस भी इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं। और कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा एक इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किए जाने की बात है, एक इंडिविजुअल ओपिनियन को अप्रिशिएट किए जाने की बात है। और क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है आउटबॉक्स थिंकिंग की बात करें, अनबॉक्स थिंकिंग की बात करें, ओपन एंडेड थिंकिंग की बात करें, बियॉन्ड कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को थिंक करने की बात करें, लर्न करने की बात करें। और इसी क्रिटिकल थिंकिंग के तहत अगर आप देखेंगे तो स्कूलों में 6 to 12 एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, पीसा। पीसा क्या है? प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। और इसी के तहत ही CCT, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिए जाने की बात की जा रही है। और इसी पीसा के तहत जो स्टूडेंट असेसमेंट है, इसमें रीडिंग,
इसमें मैथमेटिक्स और साइंटिफिक और साइंस लिटरेसी पे ज़्यादा जोर दिए जाने की बात है। हमारे बच्चों को लॉजिकल डिसीजन, उनको क्रिटिकल थिंकिंग, उनको इनोवेटिव थिंकिंग की ओर अग्रसर या प्रमोट किए जाने की बात एनईपी 2020 में दिखती है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस रिव्यू। कंटिन्यूस रिव्यू का मतलब क्या होता है? इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं जो भी असेसमेंट पैराडाइम्स हैं, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी रिसर्च है, उसको भी कॉन्टिन्यूसली रिव्यू किए जाने की बात है, उसके पैरामीटर्स को चेक किए जाने की बात है, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक किए जाने की बात है, और वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे सक्सेस हो रही है, उसमें किस प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिए जाने की बात है। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही जा रही है, ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, किस तरीके से करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर को एनईपी 2020 में चेंज किए जाने की बात की गई है। यहाँ पे अगर आप इसे देखेंगे तो ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का फ्रेम है, जिसमें 10 + 2 + 3 फ्रेमवर्क की बात की गई थी। 10 की बात करें, 6 एज से 16 तक सेकेंडरी, देन 2 ईयर का हायर सेकेंडरी, एंड देन 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। लेकिन अगर हम देखें तो जो न्यू और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये नेचर या ये फ्रेमवर्क हमें थोड़ा सा चेंज दिखता है। अगर आप यहाँ पे देखें 5 + 3 + 3 + 4 फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, इन 4 भागों में दिखता है। अगर आप लोग 5 को देखें, ये फिर 2 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट 3 ईयर फ्रॉम 3 to 6 आंगनवाड़ी और बाल वाटिका और बलवाड़ी, ये 3 to 6 ईयर अब दिखता है, जिसे हम लोग नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्लस 2 ईयर का अगर आप देखें तो क्लास 1 and 2, और इसे ही पूरे एजुकेशन का या पूरे लर्निंग का फाउंडेशनल फेज कहा गया, जिसमें 3 ईयर का प्रिपरेटरी, या अगर हम लोग बोलें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी प्लस क्लास 1 प्लस क्लास 2, हम इसे ही फाउंडेशन बोलेंगे, प्रिपरेटरी नहीं बोलेंगे, सॉरी। अगर इसके बाद देखें क्लास 3 to क्लास 5 को देखेंगे, एज 8 to 11, 3 to 5, एज 8 to 11, हम इसे ही प्रिपरेटरी कहते हैं। इसके बाद क्लास 6 to 8, एज 11 to 14, हम इसे ही क्या कहते हैं? मिडिल कहते हैं, या जिसे आप लोग अपर प्राइमरी कहते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें क्लास 9 to 12 और एजेस 14 to 18, हम इसे ही क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अगर आप 5 + 3 + 3 + 4 को अगर आप देखें तो 5 में फाउंडेशनल में अगर आप 3 ईयर देखें तो प्री प्राइमरी, नर्सरी, एलकेजी प्लस यूकेजी प्लस 1 and 2, ये 5 साल फाउंडेशनल है। इसके बाद क्लास 3 to 5 3 ईयर का देखें तो प्रिपरेटरी है। उसके बाद क्लास 6 to 8, जिसे मिडिल भी कहते हैं, कई बार इसे अपर प्राइमरी भी कहते हैं। और इसके बाद क्लास 9 to 12, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, जिसे सेकेंडरी 4 ईयर का कहते हैं, ये है। अगर आप यहाँ पे देखें तो फाउंडेशन स्टेज में सबसे ज़्यादा जो फाउंडेशन स्टेज बोले तो प्री प्राइमरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी प्लस क्लास 1 प्लस क्लास 2, जो 5 ईयर का है, इसमें मल्टी लेवल, प्ले ओरिएंटेड, एक्टिविटी सेंटर्ड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, या कहीं ना कहीं लर्निंग बाय प्ले, या कहीं ना कहीं करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिए जाने की बात फाउंडेशनल स्टेज के फर्स्ट 5 ईयर्स में हमें दिखती है। इसके बाद अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज को देखें जो 3 ईयर का है, प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिए जाने की बात है। इसके बाद मिडिल स्टेज को देखें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में फिर यहाँ पे बात आती है, अगर जॉन डीवी की बात करें, प्रैग्मेटिज्म की बात करें, किलपेट्रिक के प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ये होता है ऐसी लर्निंग
जो एक्सपीरियंस करके ही हो, जो अनुभव करके ही एक ऐसा अधिगम जिसका स्वाद लिया जा सकता है, या जिसको बोलते हैं कि टेस्ट करने के बाद ही हम उसमें ट्रस्ट करना सीखें, हम इसे ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग और इसे ही हम लोग कई बार एम्पेरिकल लर्निंग, जिस पे सबसे ज़्यादा जोर मिडिल स्टेज और 6 to 8 क्लास में दिया गया है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़। अगर सेकेंडरी स्टेज की बात करें, सेकेंडरी स्टेज बोले तो क्लास 9 टू क्लास 12 जो 4 ईयर का है, इसमें सबसे ज़्यादा जोर क्रिटिकल थिंकिंग पे दिया गया है, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पे जोर दिया गया कि अलग अलग डिसिप्लिन के इंटरलिंक्ड स्टडी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स, चाहे वो साइंस, चाहे वो कॉमर्स की बात करें, उनके बीच के टफ बैरियर को थोड़ा सा ख़त्म करने की बात है और एक फ्लेक्सिबल स्ट्रीम सिलेक्शन की ओर जोर दिए जाने की बात की गई है। और यही बातें यहाँ पे स्टूडेंट चॉइस से जुड़कर हमें दिखती हैं। अगले स्लाइड में अगर आप देखें तो इसमें जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, जब पैराडाइम शिफ्ट की बात किए थे तो टीचर सेंट्रिक टू चाइल्ड सेंट्रिक, एग्जाम ओरिएंटेड टू लर्निंग ओरिएंटेड, लेकिन उस लर्निंग ओरिएंटेशन में भी एक प्रकार का शिफ्टमेंट दिखता है। रॉट लर्निंग टू कंपेटेंसी बेस्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग की बात वहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे शिफ्ट टू कंपेटेंसी बेस्ड टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, प्रोमोटिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग अलाइन टू द 21st सेंचुरी इन क्लासरूम, इस पर जोर दिया गया है। अगली बात करें, शिफ्टिंग ट्रेडिशनल असेसमेंट टू कंपेटेंसी फोकस। ट्रेडिशनल असेसमेंट का मतलब होता है जो बच्चों में सिर्फ रिमेंबर करने की, या बच्चों में फैक्चुअल नॉलेज की, या बच्चों में रॉट मेमोराइज करने की एबिलिटी को चेक ना करके हमारा असेसमेंट पैराडाइम अब कुछ ऐसा हुआ है पहले से, जो बच्चे में कंपेटेंसी बेस्ड लर्निंग को, कंपेटेंसी बच्चे ने एक्वायर किया है नहीं किया, बच्चों में कंपेटेंसी डेवलप हुई है या नहीं हुई है, इस चीज़ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा जोर दिए जाने की बात अब प्रेजेंट असेसमेंट में NEP 2020 में की गई है। यहाँ पे नेक्स्ट वन इज ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस कॉम्प्रिहेंसिवली एंड फ्रीक्वेंटली। बच्चे का असेसमेंट कई सारे ग्राउंड पे हो, कई सारे हम रूब्रिक्स देख सकते हैं, कई सारे अलग अलग पैरामीटर्स को डिसाइड किया जाए, सिर्फ एक ही सिंगल पैरामीटर्स पे बच्चे को हम लोग सोनली इवेलुएट या उसको एसेस ना करें। नेक्स्ट वन इज डिजाइन टूल्स एंड रिसोर्सेस टू अक्वायर लर्निंग आउटकम। बच्चे के लर्निंग आउटकम को जानने के लिए बच्चे ने क्या सीखा है, हमने जो बच्चों को सिखाया, जो भी पेडागोजिकल, जो भी पूरे के पूरे प्रोग्राम को बच्चे के लर्निंग के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए, बच्चे के एनरिचमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसका फ़ायदा बच्चों को मिला या नहीं मिला, इस चीज़ को जज करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट या अप्रोप्रिएट टूल्स, अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज होने चाहिए। रिड्यूसिंग करिकुलम टू द कोर एसेंशियल्स टू मिनिमाइज रॉट लर्निंग। कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे फिर देखें तो अगर लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल जी की अध्यक्षता में 90s की डिकेड में एक कमेटी बनी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं रॉट लर्निंग को ख़त्म करने की बात थी। बच्चों पे बहुत ज़्यादा जो हमारा करिकुलर एक्सपेक्टेशंस था, करिकुलर लोड था, उसको कम करने की बात की गई है। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंटेंट बेस्ड ज़्यादा ना हो के कंसेप्ट बेस्ड, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग और एजुकेशन को अप्रिशिएट या उसे फैसिलिटेट या उसे प्रोमोट किए जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इज प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन क्लासरूम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड को देखें और आर्ट इंटीग्रेटेड को देखें, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन में हमारा फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट और आर्ट्स इंटीग्रेशन में हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के द्वारा बच्चे के क्लासरूम लर्निंग के प्रति एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंटल कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की बात की गई है। कहने का मतलब क्या है कि हम लर्निंग को अगर एक्टिविटी सेंटर्ड की बात करें, अगर उसके द्वारा बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का अगर मोटर डेवलपमेंट हो रहा है
और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में एनसीएफ 2005 भी कहते हैं कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में बैरियर होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमने जो बैरियर बना रखी है या फिर जो बैरियर दिखती हैं उन बैरियर को ब्रिज हमारा आर्ट ही कर सकता है। अगर टैगोर की भी भाषा की बात करें तो टैगोर भी कहीं ना कहीं आर्ट एजुकेशन को प्रमोट करते हुए एनसीएफ 2005 में और टेक्स्ट में भी दिखते हैं आप। नेक्स्ट में सेलियन फीचर्स ऑफ स्टेजेज इन स्कूल फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। फाउंडेशन स्टेज की बात करें जो 5 ईयर का है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड क्लास 1 एंड क्लास 2, जिसमें प्ले एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया गया है। और यहीं पे होता है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें एक बार देख लें। Ensuring that all children entering grade 1 are school ready by 2030, 2030 तक उन्हें रेडी करना ग्रेड 1 के लिए। Attain optimal outcome in the domain of physical and motor development, cognitive development, socio-emotional development, कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के सभी डोमेन्स को इस अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में कहीं ना कहीं इनकलकेट या कहीं ना कहीं शामिल किए जाने की बात हमें दिखती है। फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट और द सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। और इसमें भी 3 चीज़ों पर विशेष जोर है, लैंग्वेजेस पे, लिटरेसी पे और न्यूमेरिसी पे। ECCE करिकुलम एंड पेडागोजिकल डेवलपमेंट टू प्रिपेयर इनिशियल कैडर ऑफ हाई क्वालिटी ECCE टीचर, प्लान टू इंट्रोड्यूस 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम पे टीचर्स के लिए ज़्यादा जोर यहाँ पे दिए जाने की बात की जा रही है। यहाँ पे अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें अगर आप देखें इसको, रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक, ये तीनों चीज़ें 3R की बात कर रहे हैं। बोले तो लिटरेसी, और इसी लिटरेसी के साथ यहाँ पे बेसिक स्किल्स या बेसिक लाइफ स्किल्स को इनकलकेट किए जाने की बात है। कहने का मतलब क्या है कि ECCE में हमारा उद्देश्य बच्चों को सिर्फ लिटरेट करना, बच्चों को सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज देना या बच्चे को सिर्फ एक लिटरेसी प्रोवाइड करना नहीं हो, उन्हें डे टू डे लाइफ के बेसिक लाइफ स्किल से भी इक्विप्ड करना हो। यहाँ पे अगले स्लाइड में अगर आप देखें, अटेनमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी, NEP 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिसी पे बहुत ज़्यादा जोर दिए जाने की बात की गई है। इन चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लें आप। फाउंडेशन स्किल्स या फाउंडेशनल स्किल्स, यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स, वन ऑफ देम इज 3R, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्लस लाइफ स्किल की बात जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट वन इज नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। नेशनल मिशन एक फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरिसी पे की जाने की बात है। नेक्स्ट वन, बुक प्रमोशन, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड एंड पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल लाइब्रेरीज विल बी एक्सपेंडेड। अर्ली लर्निंग फोकस ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमेरिसी और रिथमेटिक और मैथमेटिक्स, 3R की बात है। नेक्स्ट वन, 3 months play based school, 3-month play based school preparation module for all grade 1 students. National repository high quality teaching and learning resources on Diksha portal है, जिसमें सभी क्लास के टीचर्स के लिए बहुत सारे उसमें लेक्चर वीडियो हैं, एक्टिविटी वीडियोज हैं, आप जाके भी उसको देख सकते हैं। लाइब्रेरीज, स्कूल लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग डिजिटल लाइब्रेरीज टू बी लेवरेज। डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल जितने भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, NCERT के साइड पे भी, ई पाठशाला में आप देख सकते हैं, तो उन तक भी कहीं ना कहीं एक्सेस किए जाने की बात NEP 2020 में दिखती है। कर्टेलिंग
ड्रॉप आउट रेट्स एंड एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन टू ऑल लेवल्स। जब कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स की बात करते हैं या बच्चों के स्कूल छोड़ने की जो दर है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं, कम करने की बात करते हैं, या किस तरीके से बच्चों को स्कूल में बनाए रखा जाए, उनकी जो भी लर्निंग नीड्स हैं, उनकी जो भी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं और कैसे हर एक बच्चे को MLL मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग दे सकते हैं। यहाँ पे टू ब्रिंग चिल्ड्रन बैक टू स्कूल एंड प्रिवेंट चिल्ड्रन ड्रॉपिंग आउट द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी टेकन। प्रोवाइड रेगुलर ट्रेंड टीचर्स एट ईच स्टेज। यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग पे विशेष जोर दिए जाने की बात दिख रही है आपको। स्पेशल केयर शैल बी टेकन टू एंश्योर दैट नो स्कूल रिमेन्स डेफिशिएंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। किसी भी स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट में कम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिए जाने की बात है, और कोई भी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लैग बिहाइंड नहीं होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने ही सही अगर कोई बच्चा स्कूल में नहीं आ पाता है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें विशेष जोर शुरुआत में दिए जाने की है। Universal participation in school by carefully tracking students as well as their learning levels in order to ensure that they are enrolled in and attending school. स्कूल में उनका एनरोलमेंट हो, उनका एडमिशन हो, वो क्लास ज्वाइन करे, हैव सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू कैच अप एंड री एंटर स्कूल इन केस दे हैव फॉलन बिहाइंड और ड्रॉप आउट। स्कूल में जो भी बातें कराई जा रही हैं, जो भी एक्टिविटी कराई जा रही है, जो भी सिखाया जा रहा है, उससे अपने आप को वो जोड़ सके, लेकिन किसी भी कारण से अगर उसे स्कूल छोड़ना पड़े तो वो दोबारा उसे स्कूल में लाया जा सके। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। और कहीं ना कहीं अगर आप इस लाइन में देखें तो यहाँ पे ओपन लर्निंग की बात करें, फॉर्मल लर्निंग की बात करें, फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड पे भी हमारे NEP 2020 एक एप्रिशिएटिंग व्यू दिखाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और यहीं पे कहीं ना कहीं NIOS या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन और ज़्यादा एक्सपेंड किए जाने की बात इस पॉलिसी ड्राफ्टिंग में दिखती है हमें। नेक्स्ट वन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब हमारे लिए शुरू हो रहा है। एज ए टीचर अगर आप देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि NEP 2020 में किस किस प्रकार के पैडागोजिकल स्ट्रक्चर्स को या पैडागोजिकल जो हमारे इंसाइट्स हैं या पैडागोजिकल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर फोकस किया गया है या उनको हाईलाइट्स किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। बार बार मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि रॉट लर्निंग से हमें बाहर निकलना है और हमें बच्चे को कंसेप्ट लर्निंग करानी है, लर्निंग जो अंडरस्टैंडिंग के साथ हो और उन्हें स्किलफुल बनाए, उनके अंदर एक प्रकार की कंपिटेंसी या उन्हें कंपिटेंट लर्नर बनाए। यहाँ पे अगर आप 2021-22 के CBSE क्लास 12 के अगर बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को देखें, अभी CBSE ने क्या चेंज किया, उसमें कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के वेटेज को उन्होंने बढ़ा दिया यहाँ पे। इससे भी क्या पता चल रहा है कि CBSE अगर एग्जाम में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को रख रही है तो कहीं ना कहीं लर्नर से भी और उनके साथ साथ उनको सिखाने वाले टीचर से भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चे में कंपिटेंसी होनी चाहिए या फिर बच्चों को वो कंपिटेंट बनाएं। Modules on preparing and implementing pedagogical plans based on competency and outcome based education for school leaders। पहले हम लोग TLO लिखते थे, टारगेट लर्निंग आउटकम्स। अब हम लोग ALO की बात करते हैं, अचीवेबल लर्निंग आउटकम। इसीलिए यहाँ पे जोर किया गया कि आउटकम बेस्ड या आउटकम बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। बच्चे का क्या आउटकम आप जो पढ़ा रहे वो आउटकम या लर्निंग आउटकम्स के फॉर्म में वो बच्चों के बिहेवियर में या बच्चों के परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात पे हमारा NEP विशेष जोर दे रहा है। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट। थोड़ी देर पहले हमने बात किया यहाँ पे स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, देन टेक्नोलॉजी और ICT इंटीग्रेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है स्टोरी टेलिंग बेस्ड पैडागोजी एमंग अदर्स एज अ स्टैंडर्ड पैडागोजी। तो यहाँ पे पैडागोजी में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को रखा जा रहा है कि पैडागोजी आर्ट बेस्ड होनी चाहिए, पैडागोजी स्पोर्ट्स बेस्ड होनी चाहिए, पैडागोजी में हमारे टेक्नोलॉजी का भी इनकल्केशन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमारी पैडागोजी स्टोरी टेलिंग बेस्ड है या नहीं है, इस पे भी विशेष जोर
हमारा NEP 2020 देते हुए दिख रहा है यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, अभी थोड़ी देर पहले हमने पीसा के बारे में डिस्कशन किया, हमने CCT को बताया, और कहीं ना कहीं उसमें मैथमेटिक्स की बात करें, साइंस की बात करें और रीडिंग एबिलिटीज़ की बात करें, तो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है कि एक प्रकार की साइंटिफिक थिंकिंग, हर चीज़ के पीछे छिपी रीज़न को जानने की जो उत्कंठा है, जानने की जो क्यूरियोसिटी है, वही हमारे अंदर एक प्रकार का साइंटिफिक एटीट्यूड, एक प्रकार का साइंटिफिक लिटरेसी, एक प्रकार का साइंटिफिक टेम्पर को कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है या डेवलप करता है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड एनकल्केशन ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सच एज पैट्रियटिज्म, सैक्रिफाइस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड पीस। नेक्स्ट वन इज प्रोमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअल टीचिंग। एनसीएफ में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करें, बाइलिंगुअलिज्म की बात करें, वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, एक एजुकेशनल सेटअप के लिए वो एक रिसोर्स होता है। हम उसे चैलेंज मानते हैं, लेकिन वो चैलेंज नहीं है, वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। और लैंग्वेज ही किसी भी कॉन्टेक्स्ट से, किसी भी माध्यम से, किसी भी सेटअप से हमें जुड़ने का मौका देता है। सो लैंग्वेज के नाम पे हम किसी भी तरीके से अगर एक्सक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज के नाम पे अगर कोई लर्नर अगर किसी लर्निंग सेटअप से अगर बाहर है, तो इस प्रकार के बैरियर्स को ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है। और इसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे एक मल्टीलिंगुअल टीचिंग की बात भी इस NEP 2020 में दिखती है। यहाँ पे प्रोमोटिंग स्टेट्स टू एंटर इनटू बायलेटरल अग्रीमेंट, एक बायलेटरल द्विपक्षीय समझौता के द्वारा आसपास के स्टेट से लैंग्वेज टीचर को हायर किए जाने की बात है। कि किसी भी स्कूल में अगर किसी दूसरी भाषा में पढ़ने वाला अगर बच्चा आता है, हम उसे ये बोल के इसे डिनाई नहीं कर सकते कि इस भाषा की पढ़ाई या इस भाषा में पढ़ाई हमारे इस स्कूल में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे भी मल्टीलिंगुअल टीचिंग को प्रमोट करने की बात इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में दिखती है। एम्फेसिस ऑन डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, वर्चुअल वर्ल्ड की बात करें, टेक्निकल वर्ल्ड की बात करें, है ना, आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। और उसी एडवांस में हम लोग ICT के रोल को, हम लोग कंप्यूटर के रोल को, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के रोल को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसी रिगार्डिंग यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी पे भी हमारा NEP बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है? डिजिटल लिटरेसी इंडिविजुअल की एक ऐसी एबिलिटी है जो इंफॉर्मेशन को फाइंड करने पे, इवेलुएट करने पे, कंपोज करने पे और कंपोज करके राइट करने पे और मीडिया के डिफरेंट सोर्सेज से अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लिख पा रहे हैं, आप उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, आप उसे फाइंड कर पा रहे हैं, उसको इवेलुएट कर पा रहे हैं, हम इसे ही डिजिटल लिटरेसी जनरली कहते हैं। एंड द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो सिलोस अमंग सब्जेक्ट्स और लर्निंग। हम लोग आमतौर पे क्या सोचते हैं कि अगर हमें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो इनके साथ हम लोग जनरली ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन चूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारे स्कूली सेटअप में प्रॉपर स्ट्रीम्स के बीच में कुछ हार्ड लाइन फिक्स कर दिया गया कि आर्ट्स में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साइंस में ये पढ़ना है और कॉमर्स में हमें ये पढ़ना है। कहीं ना कहीं NEP 2020 में इन बैरियर्स को ख़त्म किए जाने की बात है। अब देखिए किस किस प्रकार का सिलोस का मतलब है, किसी भी प्रकार का बैरियर, किसी भी प्रकार का आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एरिया में किसी प्रकार का यहाँ पे बैरियर्स नहीं होना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके देखे जाने की ज़रूरत है। एकेडमिक वोकेशनल सब्जेक्ट में भी किसी प्रकार का बैरियर नहीं होना चाहिए। साइंस ह्यूमैनिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो हमारे स्कूलों में जनरली दिखता है, बहुत सारे बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ने का मन होता है, लेकिन चूंकि वो साइंस स्ट्रीम में जा चुके होते हैं तो वो ज्योग्राफी इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। अगर इस प्रकार की बातें अगर NEP में 2020 में जो बातें बताई गई हैं, अगर ये ग्राउंड लेवल पे ट्रूली अगर एग्जीक्यूट होती है, एनफोर्स होती है, तो हो सकता है साइंस के बच्चों को भी उनके साइंस के स्ट्रीम से हटकर ज्योग्राफी को भी पढ़ने का, फॉर एग्जांपल मेरे सब्जेक्ट से जोड़कर इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ स्पेशली, हो सकता है वो ज्योग्राफी पढ़ने का उनका सपना यहाँ पे साकार हो सके यहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज स्पोर्ट्स और आर्ट एंड एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के सब्जेक्ट को आर्ट के सब्जेक्ट के साथ, स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ भी हमें जोड़ के देखे जाने की ज़रूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज encouraging 21st century skills in the
क्लासरूम। यहाँ पे किन किन प्रकार के स्किल्स पे जो 21st सेंचुरी के लिए जरूरी है इस NEP 2020 के द्वारा जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट में देखे जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप हैं, किसी भी सिचुएशन को एज अ प्रॉब्लम, एज अ थिंकिंग अगर आप देख रहे हैं जो आपके थिंकिंग को वहाँ पे ट्रिगर कर रहा है, तो क्या आप वहाँ पे अपने सेट्स ऑफ आइडियाज़ का, अपने थॉट का, अपने एनालिसिस का, अपने सिंथेसिस का, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का यूज़ करके उस सिचुएशन को अपने फेवर में कर पा रहे हैं या नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना या सामने वाले की बात से अपने आप को जोड़ना, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब भी जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया यहाँ पे कि एक प्रकार की इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करना, इंडिविजुअल ओपिनियन को प्रमोट करना कि लर्नर का अपना पर्सनल परसेप्शन हो सकता है, उनके अपने आइडियाज़ हो सकते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस की भी अपनी एक अलग इनोवेटिव यूनिक वैल्यू हो सकती है। उनको हमारी सोसाइटी, उनको हमारा सेटअप, उनको हमारा सिस्टम रिकग्नाइज, उसको अप्रिशिएट, उसको प्रमोट करता है या नहीं करता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आप सेटअप के बियॉन्ड कुछ वाइल्ड आइडियाज़ के साथ कुछ नए आइडियाज़ को विद इन सेटअप अप्लाई कर पाते हैं। आपके आइडियाज़ बियॉन्ड सेटअप होंगे लेकिन वो लागू आपके विद इन सेटअप होंगे यहाँ पे, या फिर आपके आइडियाज़ बियॉन्ड सेटअप होंगे, लागू वो विद इन सेटअप हो सकते हैं। समथिंग अनबॉक्सिंग आइडिया, समथिंग न्यू आइडिया, समथिंग इनोवेटिव आइडिया, डिस्कवरी की बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करें, हेल्थ एंड फिटनेस, ये सभी चीज़ें तभी संभव है जब आपका शरीर, जब आपकी बॉडी, जब आपका फिजिकल हेल्थ फिट रहता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी के साथ एक फिजिकल फिटनेस पे भी या एक फिजिकल एक्टिवनेस पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिए जाने की बात है यहाँ पे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसान एक बायोलॉजिकल बीइंग है लेकिन सोशलाइजेशन उसे एक सोशल बीइंग भी बनाता है और उसके थ्रू भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सोसाइटी उनसे एज अ सोशल बीइंग कुछ एक्सपेक्ट भी करता है। तो किस किस प्रकार के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल के लिए हमारी सोसाइटी देखती है यहाँ पे। इथिक्स, ये इथॉस की बात करें कि सेट्स ऑफ मोरल कैरेक्टर, सेट्स ऑफ मोरल आइडियाज, मोरल रीजनिंग, क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी के लिए क्या गलत है, सोसाइटी के लिए क्या सही है, इन सब चीज़ों को भी पहचानने की, इन सब चीज़ों में भी डिसीजन या निर्णय ले पाने की क्षमता। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक टेम्पर, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेशन, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी प्रकार का सुधार संभव तभी है जब उसे कोलैबोरेटिव वे में किया जाए, जब हमें वहाँ पे एक कम्युनिटी सपोर्ट मिले। नेक्स्ट वन इज डिजिटल लिटरेसी, का मतलब ये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप कितनी इजीली एक्सेस कर पाते हैं, उसके प्रति आपकी कितनी कंफर्टेबिलिटी डेवलप हो पाती है। इन सब चीज़ों के द्वारा हमने यहाँ पे NEP के एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सेगमेंट को इस वीडियो के द्वारा रखने की कोशिश करी है। आई होप इस वीडियो के द्वारा NEP के बारे में आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। इस वीडियो में इतनी ही बातें, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ NEP में। रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच ऑल।